हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। महक वैशाली को देखते हुए बोली, वैशाली, अमृत भैया बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर भैया को बता दो, इससे पहले कि तुम्हारे बारे में उन्हें किसी और से पता चले। वैशाली महक की बात पर अपना सिर झुकाकर बोली, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है और उसने भी तो नहीं कहा ना कि हमको पसंद करता है। महक वैशाली की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम जाकर कह दो ना कि तुम उन्हें पसंद करती हो। क्या लड़के ही अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और लड़कियां सिर्फ फुटेज खाती रहेंगी। वैशाली अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप कहना चाहती हो कि हम उस नेवले के पास जाकर ये कहें कि हम उसको पसंद करते हैं ताकि वो हमरा और ज़्यादा मजाक उड़ाए। महक वैशाली के माथे पर मार कर बोली, तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुमसे कुछ कहना ही बेकार। इतना कहकर महक उबल रहे चाय में गैस बंद करती है और कप में छानने लगती है। महक चाय का ट्रे वैशाली को देते हुए बोली, जाकर सबको दो, मैं बिस्किट लेकर आती हूँ। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए चाय का ट्रे लेकर किचन से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय खुन्नस में कूटते हुए बिस्तर पर बैठा लैपटॉप के बटन को जोर जोर से दबा रहा था। राजीव, विप्लव और अमृत मृत्युंजय के कमरे में आ जाते हैं और उसकी हरकत को देखकर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। विप्लव चुपके से जाकर धड़ाम से मृत्युंजय के बिस्तर पर कूद पड़ता है तो मृत्युंजय घबरा जाता है और उसके हाथ से लैपटॉप छूटकर जमीन पर गिर जाता है। मृत्युंजय खुन्नस में विप्लव को घूरते हुए बोला, क्या तुम आदम जमाने के चिंपैंजी की तरह इधर उधर घूमना बंद कर सकते हो? और ये क्या गंदी हरकत है तुम्हारी? विप्लव मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ पर मुंह बनाते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है जो आप सुधांशु को बार बार सुना रहे थे। और अच्छा हुआ, मैं तो भाभी से कहूँगा, भाभी आपको 1-2 महीने तक बात ही ना करें, तभी आपका अक्ल ठिकाने आएगा। मृत्युंजय विप्लव को बड़े शिद्दत से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो, मेरी बीवी को भड़काना चाहते हो तुम? विप्लव अपनी मुंडी हिलाकर बोला, आपने बिल्कुल सही सुना। सुधांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आपने मेरे दोस्त को हर्ट करने की कोशिश की। उसके दिल में दर्द हुआ। आपने जानबूझकर मुझे क्यों नहीं बताया कि सुधांशु और मीरा एक दूसरे को लाइक करते थे? मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मैं तुम्हें क्यों बताता? क्या इस घर का सुप्रीम कोर्ट तुम हो या फिर इस घर के मुखिया हो जिसके पास सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन होता है? दूध का डब्बा हाथ से छूटा था और बड़े आए मेरे सामने सान पट्टी चलाने वाले। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, अभी तो सिर्फ महक ने तुमसे बात करना बंद किया है। अगर दोबारा तुमने सुधांशु को टारगेट करने की कोशिश की ना तो कही थी ना तुम्हें छोड़कर अपने मायके न चली जाए। मृत्युंजय अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर अमृत से बोला, क्या कहा तुमने? वो मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी? वो ऐसी नहीं है, और अगर चली भी गई ना तो मैं उसे ज़बरदस्ती ले आऊँगा। उसके मम्मी पापा को भी पता है उसकी बेटी 1 नंबर की शैतान की नानी है, चुड़ैल कहीं की, हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। राजीव मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो तो हमें पता है कि कौन कितना शरीफ है जो यहाँ पर भोला भंडारी बनने की कोशिश कर रहा है। मृत्युंजय राजीव को घूरते हुए बोला,
व्हाट यू मीन? मैं उस बदबू अवस्थी को परेशान करता हूँ। विप्लव कंफ्यूज होते हुए बोला, ये कौन है? हमारे घर में ऐसे नाम की कोई नहीं रहती। मृत्युंजय विप्लव को आंखें दिखाते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो। तुम एक नंबर के नारद मुनि हो। इधर की बात उधर जाकर करते हो, उधर की बात इधर आकर करते हो। जाओ यहाँ से। विप्लव बिस्तर से उतरते हुए बोला, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना, आपने मुझ पर चिल्लाया ना, इसके लिए आप खुद मुझसे आकर सॉरी कहोगे। भाभी से जाकर कहता हूँ कि आप उनको बदबू अवस्थी कह रहे थे। इतना कहकर विप्लव वहाँ से भाग जाता है। मृत्युंजय अपनी आंखें बड़ी कर अमृत से बोला, अरे यार, उसको पकड़, प्लीज़ ले कर आ। कहीं सच में जाकर महक के सामने ये सब ना कह दे, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अमृत मज़े के साथ सोफे पर बैठते हुए बोला, हम क्यों किसी को पकड़ने जाने लगे? तुम्हें जाकर वापी को पकड़ना चाहिए। आफ्टर ऑल, तुम्हारी जुबान बटर की तरह जो फिसल गई। मृत्युंजय कुनमुनाते हुए बोला, तुम सच में मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। अगर मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई तो कैसे रहूँगा मैं उसके बगैर? राजीव फ्रूट बास्केट पर रखा एप्पल उठाकर खाते हुए बोला, इश्क की खुमारी सिर चढ़कर नाच रही है। जनाब के देखो तो जरा, कैसे पल भर की जुदाई के नाम से ही दिल तरफ उठा है इनका। मृत्युंजय तिरछी नज़र से राजीव को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मृत्युंजय के सवाल पर अमृत मुस्कुराते हुए बोला, यही कि तुम पागल हो रहे हो महक के प्यार में। मृत्युंजय कुछ देर अमृत को घूरता है और अकड़ कर कहता है, हाँ तो किसी भी आदमी को एक इनोसेंट और प्यारी लड़की से लगाव हो जाएगा जब वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी रिस्पेक्ट करेगी और तुम्हारी हर बात को मानेगी। अमृत मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने देखा, किचन में बागर बिल्ला नाम का नया नामकरण हुआ है तुम्हारा। वैसे मैं भूल गया था, ये नाम तो काफ़ी पहले तुम्हें मिल गया था। मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, तुम दोनों मुझे यहाँ पर परेशान करने आए हो या फिर कंसोल करने आए हो? अमृत मृत्युंजय की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, हम तो तुझे ये बताने आए थे कि कल तेरे डांस एकेडमी के ओपनिंग है और तुम्हें उसका ओपनिंग किसके हाथों कराना है, सोच लेना है। मृत्युंजय अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, ऑफ कोर्स, मेरी बीवी ही उसका ओपनिंग करेगी। राजीव मृत्युंजय की बात सुन अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सारे उद्घाटन तो तुम करते हो, तो फिर ईश्वर महक के हाथों से ऐसा क्यों? मृत्युंजय राजीव को घूर कर बोला, शादीशुदा होने के बावजूद क्या मैं कुंवारे मरने वाला टैग लेकर घूमे तब तुम्हें अच्छा लगेगा? अमृत खड़ा होते हुए बोला, हमें क्या करना है, वो तो तुम्हें सोचना है कि तुम अपनी बीवी को कैसे मनाने वाले हो। तुमने उसे पोक किया है। मृत्युंजय सा मुंह बनाकर राजीव और अमृत को देखते हुए बोला, क्या तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे महक को मनाने में? राजीव और अमृत एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ कहते हैं, सोचना भी मत। मृत्युंजय खुन्नस में उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों को हाय लगेगी मेरी, और राजीव तुम तो सिंगल ही मरोगे। राजीव सेब उठाकर मृत्युंजय को फेंक कर मारते हुए बोला, तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते, तुम मृत्युंजय हो ही नहीं। पता नहीं किस सन की आदमी की आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है और
मुझे श्राप दे रहे हो कि मैं सिंगल मरूंगा। देखना, महक तुमसे पूरे 1 साल तक बात नहीं करेगी। ये मेरा श्राप है। इतना कहकर राजीव खुन्नस में मृत्युंजय के कमरे से निकल जाता है। अमृत 2 मिनट मृत्युंजय को देखकर बड़बड़ाता है, जिसे देख मृत्युंजय कहता है, क्या कह रहे हो? सीधा सीधा कहो कहो ना। जिस पर अमृत मुंह बनाते हुए बोला, मैं भी कह रहा था कि महक तुमसे पूरे 1 साल तक बात ना करे। तुमने मुझे हाय दिया ना, तो तुम भी हाय खाओगे। इतना कहकर अमृत फ्रूट बास्केट से संतरा उठाकर मृत्युंजय को मारता है और कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय अपने आप को शीशे में देखता है, जिसकी हालत थोड़ी मैसी थी। मृत्युंजय अपने बालों को नोचते हुए चिल्लाकर बोला, महक अवस्थी, तुमने मुझे पागल कर दिया है। अगर तुमने मुझसे बात नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊँगा, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, और तुम्हें मजबूरी में मुझसे बात करना ही होगा। इतना कहते हुए मृत्युंजय लैपटॉप को उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है और अपने कपड़े निकालकर फेंकते हुए बाथरूम में घुस जाता है। शायद मृत्युंजय ने अपने पूरी जिंदगी में इतना इरिटेट, बेचैन और हताश खुद को महसूस नहीं किया था, जितना महक के आने पर खुद को कर रहा था। सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। अदिति अपने नए आईपैड में खाने की रेसिपी देख रही थी, जिसे राजीव ने उसे रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर दिया था, और उसके हाथ में विप्लव और विकल्प चिपक कर बैठे हुए थे। शोभित जब अपनी फाइल पढ़कर रात के डिनर के लिए आता है, कमरे से बाहर मेन हॉल में आता है, तो उन दोनों के अदिति के इतने करीब देखकर जल्दी से उसके पास जा विप्लव को साइड करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? विप्लव शोभित के अचानक ऐसे धक्का देने पर दूर होता है, लेकिन उस चक्कर में विकल्प सोफे से धड़ाम से गिर जाता है और शोभित को कोसने लगता है। वैशाली किचन से बाहर खाने का बाउल लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उन लोगों की तरफ देखकर बोली, तुम लोग का वहाँ पर कुश्ती खेल रहे हो, जो जमीन पर गिर रहे हो। विप्लव खड़ा होकर वैशाली को शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोला, आजकल ये भैया पागल हो गए हैं, किसी को भी बन्नी के पास नहीं आने देते हैं। शोभित विकल्प की बात पर सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके विकल्प को देखने लगता है और उससे मन में जी भर कर पीटने का ख्याल लाने लगता है। शोभित विकल्प को देखते हुए मन में बोला, कर ले बेटा बुराई, अगर किसी को भी शक हुआ ना मेरे और अदिति के बारे में, तुझे तो फिर कमरे में घुस कर मारूंगा। दामिनी, जो कि डिनर के लिए नीचे आ रही थी, विकल्प की बात पर आती हुई रचना की तरफ देखकर उसे सुनाते हुए बोली, लगता है बहू ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो पहले से ही घर की तीसरी बहू बैठी हुई है। दामिनी की बात सुनकर शोभित उसे घूरने लगता है और वही विकल्प और विप्लव भी दामिनी को घूरने लगते हैं। अदिति, जिसका ध्यान शोभित के अचानक आने से ही टूट गया था, दामिनी की बात सुनकर कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने के लगती है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था, लेकिन उसे सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। रचना दामिनी को घूरते हुए बोली, आप कहना क्या चाहती हो? सीधा सीधा बोलो, इस तरीके के बात को घुमाने का कोई मतलब नहीं होता। कौन है इस घर की तीसरी बहू? नाम बताओ जरा।
दामिनी अदिति की तरफ इशारा करके रचना से बोली, आपका बेटा इसकी कितनी परवाह करता है, ये तो पूरे घर वाले को भी, साथ साथ इस लड़की के दोस्तों को भी पता है। बस आप हो जो अपनी आंखों में पट्टी बांध कर घूम रही हो। इन दोनों के चक्कर के बारे में नहीं पता चल रहा क्या? रचना दामिनी की बात पर गुस्से से बोली, जुबान को लगाम दीजिए। शायद आप भूल रही हैं, शोभित का रिश्ता सोलंकी परिवार से हो रहा है, प्रज्ञा सोलंकी से, जो कि अपने पिता के बिजनेस को संभालने में मदद करती हैं। दामिनी रचना की बात पर तंज कसते हुए बोली, मान लेते हैं कि आपका बेटा शादी सोलंकी परिवार की बेटी से करना चाहता है, लेकिन शादी से पहले रासलीला तो इस लड़की के साथ मना रहा है ना? शोभित गुस्से भरी नज़र से दामिनी को घूरने लगता है। वहीं अदिति पैनिक हो रही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।